जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरु ग्रह की विवेचना करेंगे, लेकिन उसके पहले गुरु के चरणों में ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जिनकी आज हम विवेचना करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं, वैसे देवगुरु बृहस्पति का नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, महती भूमिका उनकी क्यों है? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं उन देवताओं के गुरु हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। आप सभी लोगों को विदित होगा कि सारे मांगलिक कार्य गुरु के अस्त होते ही बंद हो जाते हैं। शादी विवाह वगैरह कहते हैं कि गुरु अस्त हो गए, अब लगने खत्म हो गई। और गुरु के उदय होते ही सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे भाग्य को लेके हो, सौभाग्य को लेके हो, उच्च अधिकारी बनने के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, संतान सुख के लिए हो, दाम्पत्य जीवन के लिए हो, दान पुण्य धर्म कर्म अध्यात्म तीर्थ यात्रा आदि के लिए हो। सभी क्षेत्रों में हमारे देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका है। देवगुरु बृहस्पति वैसे कहते हैं कि गुरु किसी का अहित नहीं करते हैं। किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या कोई बच्चा बहुत नटखट है, तब भी गुरु दिल से कभी उस बच्चे का अहित नहीं चाहते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में ज्योतिष के अंतर्गत उनकी 2 राशियां हैं जिनका वो स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली धनु राशि, दूसरी मीन राशि। धनु राशि जो 9 अंक की राशि होती है और मीन राशि जो अंतिम 12वें अंक की राशि होती है। इन 2 राशियों का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं, जिसमें धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि से ग्रह को बहुत अधिक प्यार होता है, बहुत विशेष कृपा उस राशि पे रहती है। और उच्च राशि, हमारे देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि है। कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि शनि की मकर राशि होती है। मकर राशि में
हमारे गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, मकर नीच की राशि होती है। अगर कुंडली में ये 5 डिग्री के हैं, 5 अंशों में हैं, तो अगर कर्क राशि में है तो परम उच्च अवस्था में होंगे, और अगर मकर राशि में है तो परम नीच की अवस्था में होंगे। उसी तरह अगर केंद्र में पहला घर, प्रथम स्थान हमारी जन्म कुंडली का, चौथा, 7वां, 10वां, जिसमें कि प्रमुखता हम देंगे चतुर्थ स्थान चौथे घर को, और 10वां स्थान जो कैरियर का होता है 10वें घर को। अगर इनमें गुरु अपनी उच्च राशि में विराजमान है तो केंद्र में जब गुरु उच्च के होते हैं तो हंस योग का निर्माण करते हैं। इस हंस योग में जन्म लेने वाला दर्शक अगर कोई है तो वो बहुत महाधनी होगा, अत्यंत महाधनी बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अत्यंत महाधनी, वैभवशाली, यशस्वी बनाते हैं, प्रतिष्ठित बनाते हैं, समाज में आदर, सम्मान, मान सम्मान प्राप्त करने वाला बनाते हैं, उच्चाधिकारी बनाते हैं। जो बड़े बड़े जज होते हैं, बैरिस्टर होते हैं, वकील होते हैं, उच्चाधिकारी बनते हैं, IAS PCS अफसर बनते हैं, वो सब गुरु की कृपा से ही बनते हैं। लेकिन अगर हमारे देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, मकर राशि में है, मकर में नीच के होते हैं, तो इनकी शुभता में कमी आ जाती है। थोड़े से अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं, क्योंकि ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हंस योग के अलावा गुरु जब चंद्रमा के साथ केंद्र में हो, और चाहे चंद्रमा की उच्च राशि वृष में हो चंद्रमा के साथ, या अपनी उच्च राशि कर्क में चंद्रमा के साथ विराजमान हो, तो गुरु और चंद्र, उच्च के गुरु के साथ अगर चंद्र ग्रह विराजमान है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये गज केसरी योग, ये भी बहुत बड़ा विशाल राजयोग है। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे उनका तो गज केसरी योग है। अब यथा नाम तथो गुणा, नाम क्या है? गज केसरी। गज का मतलब हाथी से है, गज मीन्स हाथी, और केसरी कहते हैं शेर को, सिंह को। तो हाथी जैसी शक्तिशाली, हाथी जैसा शक्तिशाली, लेकिन अभिमान रहित। शक्ति बहुत है, लेकिन हमारे अंदर उस शक्ति के लिए अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। और सिंह जैसा फुर्तीला, ताकतवर। तो ये गज केसरी योग जिस भी दर्शक का होगा वो बहुत शक्तिशाली होंगे, बहुत समृद्धशाली होंगे, लेकिन किसी का अहित करने वाले नहीं होंगे। उस अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले नहीं होंगे। वो जो है धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होंगे, मंदिरों का निर्माण कराने वाले होंगे, दान पुण्य करने वाले होंगे, बहुत बड़े मंत्री राजा होंगे, चारों तरफ उनका जो है नाम फैल रहा होगा। ऐसा गज केसरी योग में होता है। लेकिन अगर यही हमारे गुरु मकर राशि में है और जिनके नीच के हैं, पीड़ित अवस्था में है। पीड़ित अवस्था में कैसे होते हैं कि गुरु की मित्र राशियां 3 हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल। अगर गुरु इनकी राशियों में है या ये ग्रह गुरु के साथ गुरु की राशियों में है, शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर गुरु की राशियों में आकर के, कहते हैं गुरु कहीं भी बैठे हो कुंडली में, 12 घरों में किसी की भी राशि में बैठे हो, गुरु कभी गलत परिणाम नहीं देते हैं, गुरु कभी गलत नहीं करते हैं, कभी अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन गुरु के शत्रु ग्रह अगर वो गुरु की राशियों में आके बैठ जाएं या गुरु के साथ आकर बैठ जाएं, तो फिर गुरु की शुभता में कमी आ जाती है और वो शत्रु ग्रह आकर के अशुभ परिणाम देते हैं। गुरु के शत्रु कौन है? बुध और शुक्र।
3 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल ये तो मित्र हैं, बुध और शुक्र शत्रु ग्रह हैं, और शनि राहु केतु ये सम है। ना तो गुरु की इनसे कोई शत्रुता है ना मित्रता है। अगर कुछ अशुभ परिणाम मिल जाते हैं तो कुछ शुभ परिणाम भी मिलते हैं। इसी तरह गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जहां बैठते हैं, जिस स्थान पे बैठेंगे कुंडली के पहले घर से 12वें घर तक, वो उस स्थान की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहां पर दृष्टि डालेंगे उन घरों में गुरु की अमृत दृष्टि पहुंचेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत है और शनि की दृष्टि में विष है। इसीलिए शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। गुरु आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठे होंगे वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी की कुंडली में पहले घर में बैठे हैं प्रथम भाव में, तो वहां से वो 5वीं पूर्ण दृष्टि 5म भाव में डालेंगे। 5म भाव संतान का होता है, संतान सुख प्राप्त होगा। शिक्षा का होता है, शिक्षा पूर्ण प्राप्त होगी। और उसके अलावा कुछ सट्टा लॉटरी का भी होता है, तो अगर वहां पे गुरु की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो इसमें भी अनायास फायदा हो सकता है। उसी तरह पहले घर में बैठे गुरु 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, 7म पूर्ण दृष्टि से। 7वां घर होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, भागीदारी का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वहां पे अनुकूलता प्राप्त होगी। 9वीं पूर्ण दृष्टि 9म भाव पे पड़ेगी। 9म भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, तो वहां पर पिता का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, शीघ्र ही भाग्योदय हो जाएगा और धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करने का मौका प्राप्त होगा। एक हमने उदाहरण के लिए बताया, लेकिन किसी भी भाव में बैठे हों, जहां भी बैठे होंगे वहां से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए उन घरों की शुभता में गुरुदेव वृद्धि कर देंगे। लेकिन जिन दर्शकों का गुरु पीड़ित अवस्था में है, शनि की राशि में है या शनि के साथ में है या राहु के साथ में है या बुध शुक्र के साथ में है या अपनी नीच राशि मकर में है, और वो भी खासकर 5 अंश के आसपास हैं, तो ऐसे हमारे दर्शकों को नहीं घबराना है। लेकिन गुरु की अशुभता से कुछ परिणाम मिलते हैं। जैसे जिसका गुरु नीच का होता है, वो चाहे पुरुष जातक हो चाहे कन्या जातक हो, थोड़ा सा असभ्य आचरण करने वाली होती है। ऐसा जातक असभ्य आचरण कर देता है कि बड़े के बीच में हमें कैसा बोलना चाहिए कैसा नहीं बोलना चाहिए, या अपने से बड़े का अपनी वाणी से अपमान कर देता है शब्दों के द्वारा, बाद में अफसोस करता है कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा गुरु शरीर के अंगों में पेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं। जिस जातक का गुरु नीच का होगा उसका पाचन तंत्र खराब होगा, मजबूत नहीं होगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, डकारे आना, इस टाइप की जो है बीमारियां लगी रहेंगी। उसके अलावा कभी झूठा आरोप लग जाता है, बेवजह आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलने लगती हैं। ये गुरु की नीचता से संतान सुख में कमी प्राप्त महसूस होती है, शिक्षा में व्यवधान आ जाता है। उसके अलावा तीर्थ यात्रा करने का मौका नहीं मिलता है। व्यक्ति ठगी का रास्ता अपनाना चाहता है, शॉर्टकट रास्ते से धन कमाना चाहता है। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कुंडली में गुरु नीच का है वो कुछ उपाय कर लें, बहुत शीघ्र गुरुदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं। बहुत शीघ्र वो अशुभता
शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और एक अनुरोध अभी मैं करूंगा कि वीडियो के अंत में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। और बेल आइकन दबाने के लिए हम इसलिए कहते हैं ताकि आगे जो हमारे वीडियो जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। अब हम उपाय बताएंगे। अगर किसी भी जातक का कुंडली में गुरु नीच का है, मकर राशि में 5 अंशों में विराजमान है, तो परम नीच के हैं, उनको करना क्या है? हर बृहस्पतिवार केले के पेड़ पे तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी जरा सी छिड़क करके केले में जल चढ़ा देना है और देसी घी का दीपक जला देना है। हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार को अपने मस्तक पे और अपनी नाभि पे केसर का या पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगा लेना है। एक टीका मस्तक पे, दूसरा नाभि पे। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि गाय को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ रख दें, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल रख दें और जरा सी हल्दी छिड़क दें और उस आटे की लोई को लड्डू जैसा बना करके गौ माता को खिला दें। उसके अलावा बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं तो व्रत रहें। पीली चीज़ें खिला देना है, स्वयं इस्तेमाल नहीं करना है। गुरुवार को, वीरवार को, जिसको वीरवार भी कहते हैं, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आपको कढ़ी खिला देना है, खुद नहीं खानी है। पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। पूजा के समय तो पहन सकते हैं लेकिन उसके उपरांत नहीं पहनने हैं। अगर आपका गुरु नीच का है, आपको पीली चीज़ें दान करनी है। ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लें, गुरु का आशीर्वाद ले लें, मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद ले लें। जिस मंदिर में पूजा होती हो या आपके घर के अगल बगल कोई ब्राह्मण रहते हो तो आप पीले कपड़े में थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की साबुत गांठ और पीले छिलके वाले केले रख के, कुछ दक्षिणा रख के, वो जो है आप ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को दे करके उनका आशीर्वाद अवश्य ले लें। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी और गुरु से संबंधित अभी तक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थीं वो सब अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।